रामपट्टनम नाम के गांव में नवीन शिवा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। कॉलेज जाना हो या गांव में घूमना हो, दोनों मिलकर ही एक बाइक पर ही घूमा करते थे। एक दिन कॉलेज में एक लड़की नवीन को प्रपोज करती है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर यह बात तुमसे कह नहीं पाया। यह कहते ही दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से गले लगाते हैं। यह देख शिवा जल जाता है और जाकर अपने पिता को सारी बात बताता है। नवीन घर आते ही पिताजी उसे कहते हैं, अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, मुझे बस वो लड़की चाहिए पिताजी। यह कहकर वो घर से चला जाता है। उसकी माँ रोने लगती है। नवीन रानी दोनों क्या करे कुछ समझ में नहीं आता और वह रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं। हम घर से तो आ गए, अब कैसे जिएंगे? हमारे पास तो पैसे भी बहुत कम है। नवीन सोच ही रहा था कि वहाँ एक समोसे बेचने वाला दिखाई देता है। उसे देख नवीन कहता है, मुझे एक ख्याल आया है। हम बिना गलती किए जो भी काम करेंगे वो सही होगा। हम समोसे का व्यापार शुरू करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उसी गांव में एक छोटा सा घर भाड़े पे लेते हैं और समोसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो नवीन रानी के बनाए हुए समोसे को एक बक्से में रखकर ट्रेन में बेचा करता था। कोई भी उसके समोसे नहीं खरीदता था। वो उदास होकर घर वापस चला आता है। यह देख रानी कहती है, अरे आज एक भी समोसा नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। समोसे को ट्रेन में बाकी लोगों से थोड़े कम दाम में बेचकर देखता हूँ, तब सब हमारे समोसे ही खरीदेंगे। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। यह सोचकर नवीन समोसा को बाकी के लोगों से भी कम दाम पर बेचने लगा। उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आता है और पैसे रानी के हाथ में रखता है। रानी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नवीन समोसे लेकर ट्रेन में चढ़ता है। उसके ट्रेन में चढ़ते ही पहले से ही ट्रेन में समोसे बेच रहे समोसे वाला नवीन को रोककर कहता है, ए देखो, हम यहाँ कई दिनों से समोसे बेच रहे हैं। अब तुम नए से आकर कम दामों पर समोसे बेच रहे हो, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा दाम पर बेच रहे हो, मुझे यह दाम मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैं अपने दाम पर ही बेचूंगा। ऐसा कहकर नवीन उनसे बहस करता है। बाकी के लोग गुस्से से नवीन के सारे समोसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नवीन उदास होकर घर वापस चला आता है। अगले दिन नवीन फिर से ट्रेन के पास जाता है। समोसे वाले नवीन को ट्रेन चढ़ने से रोक लेते हैं, पर नवीन बिना घबराए एक उपाय करता है। वो स्टेशन मास्टर को उसके समोसे देता है। सर, लगता है आप बहुत भूखे हैं, ये लीजिए समोसा, खाकर देखिए सर। स्टेशन मास्टर समोसा खाकर कहता है, अरे वाह, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। एक समोसा 1 रुपए का है सर। क्या, इतना स्वादिष्ट समोसा और सिर्फ 1 रुपए में? हाँ सर। ऐसा कहकर नवीन वहां से चला जाता है। इस तरह नवीन हर दिन स्टेशन मास्टर को फ्री में समोसे देता है और उसकी तारीफ करता है। नवीन के खिलाफ वहां के समोसे वाले का बर्ताव देखकर स्टेशन मास्टर नवीन को ट्रेन में समोसे बेचने का परमिशन देता है। इस तरह नवीन और रानी हर मुश्किल परेशानी को झेलते हुए समोसे बेचते हैं और वो एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वल्लभगढ़ नाम का एक गांव था। गांव में इनामदार नाम के एक दंपति रहते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम अर्जुन था और वो भारतीय सेना का एक फौजी था। एक दिन अर्जुन को उसके माँ का खत आता है। उस खत में लिखा होता है कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखकर, अब मरने से पहले एक बार काशी यात्रा करके सुकून से मरना चाहते हैं। हमारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो बेटा। खत पढ़कर अर्जुन अपने बड़े साहब से अपनी छुट्टी की मांग करता है और दूसरे ही दिन घर वापस आता है। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। अरे बेटा, सच में तुम आ गए। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। आओ बेटा, अपने बाबूजी से मिल लो। बेटा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। इस आखिरी समय में हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो बेटा और हमें काशी दर्शन के लिए लेकर चलो बेटा। अर्जुन कहता है कि अपने माँ बाबूजी को वो किसी किराए की कार से काशी लेकर जाए, लेकिन तभी उसकी माँ उससे कहती है,
अरे बेटा, तुम्हारे बाबूजी की पहले ही कमर टूट गई है और मैं भी ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठ नहीं सकती। अगर कोशिश करी और कुछ कम ज्यादा हो गया तो बेटा, इसीलिए कोई दूसरा उपाय सोचो बेटा। अर्जुन रात भर इस बारे में सोचता है और दूसरे दिन वो शहर जाकर वैनिटी वैन लेने की सोचता है और दूसरे दिन अपना बैंक अकाउंट देखता है। लेकिन वो गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त रुपए नहीं रहते। इसलिए वो अपने बड़े साहब से मिलने के लिए जाता है और कहता है, साहब, मेरे माँ बाप की आखिरी इच्छा है कि वो काशी दर्शन कर ले, लेकिन इस उम्र में वो सफर करने के लायक नहीं है। इसलिए मैं एक वैनिटी वैन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा पहला लोन जो तुमने घर बांधने के लिए लिया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। इस वजह से तुम अभी दूसरा लोन नहीं ले सकते। मेरी मदद कीजिए साहब, नहीं तो फिर मैं कैसे अपने माँ बाप को काशी दर्शन ले जा पाऊंगा? कुछ तो रास्ता होगा। अर्जुन और उसके साहब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। अर्जुन मायूस होकर उनके ऑफिस से जाता रहता है। तभी साहब की नज़र एक पुराने बैटल टैंक पर पड़ती है। साहब अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, रुको एक मिनट। एक रास्ता है जिससे तुम अपने माँ बाप को काशी दर्शन पर ले जा सकते हो। वो देख रहे हो, वो पुराना बैटल टैंक है जो अब आर्मी से रिटायर हो चुका है। मैं तुम्हें उसे ले जाने की अथॉरिटी देता हूँ। तुम उसे लेकर जाओ और उस पर एक घर बना लो, जिससे माँ बाप को भी घर जैसा ही लगेगा और सफर में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्जुन को साहब का बताया हुआ यह आइडिया बहुत पसंद आता है और साहब ने जो बताया वैसे ही वो करता है। वो बैटल टैंक अपने घर लेकर जाता है और उस पर एक लोहे का प्लेटफॉर्म रखता है। उसे वो आयरन वेल्डिंग करके बैटल टैंक को जोड़ देता है। फिर एक बड़ी सी क्रेन से अपने पूरे घर को उठाता है और टैंक पर रखता है और आखिर में अपने घर को उस टैंक पर रखे लोहे के प्लेटफॉर्म से नट बोल्ट लगाकर कस देता है और इस तरह से वो अपने घर को एक बैटल टैंक हाउस में बदल देता है। अर्जुन माँ बाप को घर में बिठाता है और अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। वो जिस जिस शहर से जाता है वहाँ के लोग उसके बैटल टैंक हाउस को बड़े ही अचरज से देखते हैं। कुछ ही दिनों में उसके इस सफ़र की बातें न्यूज़ चैनल पर आ जाती है और सारे भारत के लोग उसके बैटल टैंक हाउस को टीवी पर देखते हैं। कुछ ही दिनों में अर्जुन माँ बाप को लेकर काशी पहुंचता है और उन्हें काशी के दर्शन करवाता है। इगतपुरी नाम के एक गांव में अशोक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अशोक को एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उसकी शादी करने के लिए अशोक के पास रुपए नहीं थे, जिस वजह से वो हमेशा चिंता में रहता था। उस गांव से थोड़ी दूर पर गांव का राजा शेर सिंह रहता था। राजा शेर सिंह खाने का बड़ा शौकीन था। उसे अलग अलग पदार्थ खाने का बड़ा शौक था। कभी किसी ने अगर कोई नया पदार्थ घर में बनाया तो वो जाकर राजा को खिलाता था और वो पदार्थ अगर राजा को पसंद आया तो राजा उसे तोहफे में रुपए या फिर सोने की माला देता था। इस बात की खबर अशोक की बीवी सुनंदा को थी। अशोक ऐसे ही एक दिन काम से लौटकर घर पर कुछ सोच रहा था। अशोक को सोचते हुए देखकर उसकी बीवी सुनंदा अशोक से बात करने आई। क्या हुआ जी, आप क्यों इतना चिंतित हो? किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, पता नहीं अपनी बेटी की शादी मैं करवा सकूंगा भी या नहीं। मैं जो काम करता हूँ उसमें मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। शादी के लिए तो कुछ रुपए बचते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैंने सुना है कि राजा जी को अलग अलग पदार्थ खाने का बड़ा शौक है। उन्हें लजीज खाना खिलाओ तो खुश होकर वो इनाम भी देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजा जी के लिए मटन बिरयानी बनाती हूँ। आप जाकर राजा जी को खिलाइए। क्या पता राजा जी खुश होकर कुछ इनाम ही दे दे। ठीक है, तुम कल सुबह सुबह मटन बिरयानी बना लो, मैं जाकर राजा जी को खिलाता हूँ। सुनंदा सुबह से ही मटन बिरयानी बनाने के काम में लग जाती है। वो बड़े ही संभल कर मटन बिरयानी बनाती है और अशोक को डिब्बे में पैक करके देती है। अशोक राजा जी के महल जाता है। जाते जाते गेट पर अशोक का दोस्त जालिंदर मिलता है। अरे अशोक, आज इधर कैसे आना हुआ? अरे जालिंदर,
दरअसल मैं राजा जी को मटन बिरयानी खिलाने आया था। अरे मटन बिरयानी तो मैं भी लेकर आया। आज देखते हैं किसकी मटन बिरयानी सबसे अच्छी लगती है राजा जी को। जालिंदर जानता था कि अशोक की बीवी मटन बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, जिसकी वजह से 100% राजा जी को अशोक की ही मटन बिरयानी अच्छी लगेगी। इसलिए वो चालबाजी से अशोक का ध्यान भटकाता है और मटन बिरयानी का डिब्बा बदल देता है। दोनों बात करते करते अंदर महल जाते हैं। सबसे पहले अशोक अंदर जाता है। महाराज की जय हो। कहो, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? जी महाराज, मेरा नाम अशोक है। मैं पास ही के एक गांव से आया हूँ। मेरी बीवी बहुत लजीज मटन बिरयानी बनाती है। मैंने सोचा आपको सुबह सुबह नाश्ते में चखा दूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस पर राजा जी बोले, अरे वाह, मटन बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है मटन बिरयानी। सुबह सुबह ऐसा लजीज खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वैसे भी मैं मेरे खानसामों के हाथ का खा खा कर उब गया हूँ। लाइए, आपकी मटन बिरयानी खिलाइए। अशोक राजा जी को मटन बिरयानी देता है और राजा जी एक निवाला खाते ही उसे थूक देते हैं और कहते हैं, अरे रे रे रे, ये क्या लेकर आए हो? ऐसी बनती है मटन बिरयानी? जानते भी हो कुछ मटन बिरयानी के बारे में? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मत दिखना। बेचारा अशोक मायूस होकर वहां से चला जाता है और बाहर जालिंदर का इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर में जालिंदर बाहर आता है। वो बहुत खुश होता है। कहता है, अरे अशोक, राजा जी को मेरी मटन बिरयानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे इनाम में यह सोने की माला भी दी। देखो इसे। अशोक कहता है, अरे जालिंदर, पता नहीं मेरी मटन बिरयानी राजा जी को अच्छी नहीं लगी। शायद मेरी बीवी ने कुछ गलती की होगी बनाने में। अरे नहीं नहीं, राजा जी को मटन बिरयानी कैसे अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने ही हमारे डिब्बे बदल दिए थे। ये सुनते ही अशोक जल्दी से राजा जी के पास जाता है और सब राजा को बता देता है। राजा जी जालिंदर को बुलाते हैं। राजा जी के आदमी उसे मार मार के अंदर लाते हैं और वो मान लेता है कि डिब्बे बदल दिए थे। तभी अशोक कहता है, मुझे माफ कीजिए राजा जी, लेकिन मेरे दोस्त को मत मारिए। दरअसल मैंने सोचा कि आपको मटन बिरयानी खिला दूं और आप अगर खुश हो जाएंगे तो मुझे इनाम में कुछ रुपए दे देंगे, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। लेकिन शायद जालिंदर की भी कोई परेशानी होगी जिस वजह से उसने ऐसा किया। तभी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये लो रुपए और अपने बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं भी आऊंगा शादी में। कुछ दिन बाद बेटी की शादी होती है। महाराज भी शादी में आते हैं। शादी में दोनों को आशीर्वाद देते हैं और खाना खाते हैं। उन्हें खाने में मटन बिरयानी खिलाते हैं, जिसे खाकर राजा जी बोलते हैं, अशोक, तुम्हारे यहाँ की मटन बिरयानी वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। तुम जल्दी से गांव में मटन बिरयानी का होटल खोल दो। मैं होटल के लिए जगह दूंगा और कुछ रुपए भी। इस तरह से अशोक और उसकी बीवी सुनंदा दोनों राजा जी की मदद से मटन बिरयानी का होटल खोलते हैं, जो बड़े जोर शोर से चलता है।